हेलो एवरीवन। तो अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्यूज़न। इसके पहले हमने आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का एक तरीके से जो स्टार्टिंग है, पूरा जो चैप्टर का डेमो है एक तरीके से हमने आपको दे दिया है कि किस तरीके से हम उसमें पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में, दैट इज द डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न के बारे में अगर हम आपको बताएं तो आप सबको इसके बारे में पता होगा। दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और किसकी वजह से? ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। तो हमारे पास जो डेफिनेशन आती है दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन रीजन टुवर्ड्स इट्स लोअर कंसंट्रेशन रीजन अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब कि ये अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। एग्जांपल आपका बहुत इजी वाला एग्जांपल मैं आपको बताने चल रहा हूं। मैं डेफिनेशन आपको नहीं लिखाऊंगा, वीडियो पॉज करिएगा और जो मैंने बोला, क्या बोला कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन रीजन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन रीजन अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनी एनर्जी। यानी कि यहां पे कोई भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, एंड टू मेंटेन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन द सिस्टम। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, नो एनर्जी कंजप्शन। थर्ड पॉइंट, मेंटेन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन सिस्टम। चलिए इसको समझते हैं कि क्या चीज है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पे क्या क्या चीजें होती हैं। तो मैं बताता हूं कि सपोज हमारे पास क्या है, एक रूम है। जो सबसे पहले जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन के बारे में तो यही डेफिनेशन और इसी के बारे में सब कुछ पहले बताया जाता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पे क्या है बच्चों, एक सपोज की परफ्यूम की बोतल है और अगर हमने इसको क्या किया, ओपन कर दिया, तो कुछ देर में क्या होता है कि इसकी जो स्मेल है वो पूरे रूम में फैल जाती है। यानी कि हम ये देखते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक ना। अपने हायर से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और यहां पे इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम है। अब इसके पीछे का जो साइंस है वो बहुत तगड़ा वाला है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि क्यों मूव करते हैं, तो बच्चों होता क्या है कि हर एक पार्टिकल के पास अपनी एक फ्री एनर्जी होती है और इस फ्री एनर्जी की वजह से ये क्या करते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है टू मूव फ्रॉम इट्स हायर फ्री एनर्जी रीजन टुवर्ड्स इट्स लोअर फ्री एनर्जी रीजन। ये पूरे यूनिवर्स का एक तरीके से रूल है कि कोई भी कंपोनेंट अपने हायर फ्री एनर्जी रीजन से अपने लोअर फ्री एनर्जी की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। तो ये तो इसका बेसिक साइंस हो गया जिसके पीछे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ना तो आपसे नीट में पूछने वाला है, ना आपके 11th क्लास में पूछने वाला है, तो इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाके हम सीधा इसके डिफ्यूजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। हाँ, केमिस्ट्री वाले पोर्शन में हो सकता है कि डिफ्यूजन के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताई जाए, बट अगर मैं आपसे बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में इसके पीछे के साइंस के बारे में बात नहीं की जाएगी। दैट्स वाई मैं इसको बहुत छोटे पे रख रहा हूं। अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्कस करने लायक हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही रैंडम काइनेटिक मोशन होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल एकदम किधर भी मूव कर रहे हैं और वो एक तरीके से उनकी अपनी खुद की एनर्जी होती है, अपना खुद का कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ये मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं तो हमारे जो हमने जो आपको डेफिनेशन बताई है यहीं से बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो आप देखिए कि यहां पे जो कंसंट्रेशन है वो हाई है और यहां पे कंसंट्रेशन लो है, तो डेफिनेटली दिस विल मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। अब कब तक मूव करेगा, तो मूव करेगा टिल मेंटेन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कब तक? टिल मेंटेन्स अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब क्या ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, यानी कि एक कंडीशन ऐसी आएगी जब किसी भी पॉइंट पे अगर हम जो पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन देखेंगे तो वो कैसी होगी, सिमिलर होगी। यानी कि चाहे वो यहां पे हो, चाहे यहां पे हो, चाहे कहीं भी, सब जगह क्या होगा, इक्वल अमाउंट में, यानी कि कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी हर एक पार्टिकल की। अब इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया। लेकिन क्या इस इक्विलिब्रियम के अटेंड होने के बाद भी क्या ये पार्टिकल्स, तो फिर पार्टिकल्स को मूव करना रुक जाना चाहिए, बट स्टिल जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करना रुकते नहीं है, ये अभी भी मूव करते रहते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक ना। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। लेकिन वो कैसे होगा कि जैसे इधर से एक पार्टिकल इधर आया तो इधर कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हुआ, फिर इधर से कोई इधर आ गया, फिर इधर से इधर, मतलब ये क्या करते हैं आपस में, ये पूरे टाइम पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। और ये अगर हम देखें डिफ्यूजन का रेट तो सबसे ज्यादा हमें कहां देखने को मिल रहा है, गैस, देन लिक्विड एंड देन
रेयरली अगर हम बात करें तो सॉलिड्स में, ठीक ना। यानी कि गैसेस के अंदर सबसे ज्यादा डिफ्यूजन की रेट देखने को मिल रही है। दूसरी अगर हम बात करें कि लिक्विड के अंदर उसके कंपैरेटिवली कम, और सॉलिड के अंदर बहुत ही रेयरली देखने को मिल रहा है। अब जब हम बात करते हैं तीसरी बात कि यहां पे क्या एनर्जी कंज्यूम हो रही है, नहीं, क्यों नहीं हो रही है, तो रीजन क्या हो रहा है, ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। अब जब हायर टू लोअर जब ये मूव करेगा, यानी कि अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो जब अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा तो यहां पे नो एनर्जी विल रिक्वायर, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। अब एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्यों भाई, सीधी सी बात है, ऐसे समझो ना कि अगर हमारे पास 5,000 रुपए हैं, आपके पास 2,000 रुपए हैं, तो मेरी तरफ से आपके पास चला जाएगा, लेकिन आपकी तरफ से लेने मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि जब कम कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जाएगा तो डेफिनेटली वहां पे आप एक सिंपल सी बात समझो, छत पे आपने एक बाल्टी पानी लिया, आपने छोड़ दिया, पानी बिल्कुल नीचे आएगा, नहीं आएगा, कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही। लेकिन अगर नीचे पानी है और आपको अगर ऊपर लेके जाना है तो आपको बाल्टी को खींच के, यानी कि आपको वहां पे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो ये अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा तो कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी, बट अगर यही अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा होता तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती। अब मैं यहां पे एक बात बताऊं कि प्लांट्स के अंदर दिस इज द ओनली मीन्स टू gaseous exchange, gaseous exchange, क्लियर। सेकेंड पॉइंट बता दूं, पैसिव प्रोसेस। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं डिफ्यूजन के बारे में जो से आपसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना। तो जितना गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट के अंदर, वो पूरा का पूरा जो एक्सचेंज है खाली डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें कि ये इतना स्लो प्रोसेस है कि बहुत ही धीरे धीरे ये प्रोसेस हो रही है। गैसियस एक्सचेंज भी देखिए कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं हो पाता, बहुत कम डिस्टेंस के लिए होता है। अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल की भी बात करें तो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत स्लो रेट से जाएगा। दैट्स व्हाई दे नीड एक्स्ट्रा फोर्स, दैट इज द ट्रांसपिरेशनल फोर्स, जो कि ऊपर से उसको क्या कर रहा है, वाटर को पुल कर रहा है। तो अगर हम खाली डिफ्यूजन को अगर कंसीडर करें तो यहां पे ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। उसके बाद अगर हम बात करें तो पैसिव प्रोसेस है, क्यों है, क्योंकि ये हमेशा अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, यहां पे कोई भी एनर्जी का कंजम्पशन नहीं हो रहा है, क्लियर है। अब देखिए जब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो इसको हम डाउनहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। डाउनहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब यहां पे अभी भी कोई एनर्जी का कंजम्पशन नहीं हो रहा है। सेकेंड चीज की, क्या कोई मेम्ब्रेन इसमें इन्वॉल्व हो रही है, नहीं, अभी तक तो हमने देखा कि ये फ्रीली जा रहा है। लेकिन अगर कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है तो मेम्ब्रेन भी इसके लिए कोई क्या कहते हैं, बैरियर का काम नहीं करेगा। जो मेम्ब्रेन होगा वो कोई बैरियर का काम नहीं करेगा, यानी कि जो सेल वॉल, जैसे कि हम प्लांट सेल वॉल की बात करते हैं तो जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, और जितने भी सेलुलोजिक सेल वॉल होते हैं वो कैसे होते हैं, परमिएबल होते हैं। तो वो इसके लिए किसी बैरियर का काम नहीं करेगा। बट अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी डिफाइन करेगी कि कौन सा कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट होगा, और वहां पे फिर बैरियर के तरीके से वो काम करेगा। तब जब हम बैरियर की बात कर लेते हैं कि अगर सेल वॉल किसी बैरियर का काम करने लगता है या सेल मेम्ब्रेन कोई बैरियर का काम करता है, तब यहां पे हम बात करते हैं किसकी, परमिएबिलिटी की, परमिएबिलिटी की। और परमिएबिलिटी का मतलब होता है क्या, परमिशन टू क्रॉस द सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो अगर हम बात करें मेम्ब्रेन की, तो जैसा कि हमने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये कैसी मेम्ब्रेन होती है, ये कैसी होती है, सेलेक्टिव परमिएबल। अब अगर सिलेक्टिव परमिएबल है तो डेफिनेटली ये अपने अक्रॉस सिलेक्टेड कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्ट होने देगी। तो अगर जैसे कि हमने बोला कि ये कोई प्लांट सेल है और इसके अंदर ये क्या मौजूद है, इसका ये है सेल मेम्ब्रेन,
तो अगर किसी कंपोनेंट को इसके अक्रॉस जाना है तो यहां तक जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक सपोज कि यहां पे कोई भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट अगर यहां पड़ा हुआ है तो इसको इसके अक्रॉस जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगी? जब ये आएगा कहां पे? इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस यहां पे। तो जब ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस इसमें जाने की कोशिश करेगा, या सपोज कि यहां इसका जो सेल सैप है, वैक्यूल है, इसके अंदर जब जाने की कोशिश करेगा तब फिर प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि अब यहां पे ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन वर्क लाइक वर्क्स एज बैरियर, ठीक ना। और जब ये बैरियर के तरीके से काम करेगा तब हम डिफाइन करेंगे कि इसकी परमिएबिलिटी कैसी है। अब इसकी परमिएबिलिटी के बेस पे अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं। जैसे कि हम परमिएबल की बात करते हैं, हम नॉन परमिएबल की बात करते हैं, फिर हम सेमी परमिएबल की बात करते हैं और सेलेक्टिव परमिएबल। हम देखते हैं जल्दी से कि ये सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती क्या है। तो हमने यहां पे बताया कि सबसे पहले जो परमिएबल है तो ये अपने अक्रॉस सॉल्वेंट, तो देखिए यहां पे सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, इन दोनों के रेस्पेक्ट में बात होगी, क्योंकि यहां पे जो भी बात होगी इन दोनों के रेस्पेक्ट में बात होगी। तो कोई मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को भी क्रॉस होने दे और सॉल्यूट को भी क्रॉस होने दे, क्या बोलेंगे? परमिएबल। और ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन है? सेल्यूलोजिक, सेल वॉल। अब हम बात करते हैं कि कोई ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को भी ना जाने दे और सॉल्यूट को भी ना जाने दे, ऐसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? नॉन परमिएबल। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं और नीट में भी पूछा जा चुका है, जिसको हम बोल सकते हैं सुबेराइज्ड सेल वॉल या मेम्ब्रेन जो भी है। अगर हम सेमी परमिएबल की बात करें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि हम ऑस्मोसिस की प्रोसेस विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कंसीडर नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल यहां पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है ड्यू टू द सेमी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि ऑल सेलेक्टिव परमिएबल, जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं? सेलेक्टिव परमिएबल। तो सेलेक्टिव परमिएबल क्या होता है? अच्छा, उसके पहले सेमी परमिएबल समझते हैं कि जो सॉल्वेंट को तो अपने क्रॉस जाने दे, लेकिन नो सॉल्यूट कैन क्रॉस, नो सॉल्यूट कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम में एब्सोल्यूट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं है। फिर आप कहोगे सर फिर ये ऑस्मोसिस होती कैसे है? तो बच्चे अभी जब ऑस्मोसिस पे आएंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन, किस तरीके से साइटोप्लाज्म और किस तरीके से जो टोनोप्लास्ट होते हैं, ये तीनों मिलकर एक ऑस्मोटिक बैरियर का काम करते हैं। बताएंगे इसके बारे में। और फिर आ जाता है क्या? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन में सॉल्वेंट तो क्रॉस करेगा, लेकिन सॉल्यूट के नाम पे सेलेक्टेड सॉल्यूट ही क्रॉस करेंगे, सेलेक्टेड सॉल्यूट। अब ये सेलेक्टेड सॉल्यूट क्या हो सकते हैं? तो अगर हमने सेल वॉल का स्ट्रक्चर अगर आपको याद आ रहा हो तो पता होगा कि सेल वॉल पे कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स क्या करते हैं? सॉल्यूट्स को अपने अक्रॉस जाने की परमिशन देते हैं, जैसे कि पोरिन्स, अक्वापोरिन्स, कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, पंप प्रोटीन। ये सब क्या होते हैं? ये अपने अक्रॉस मेम्ब्रेन्स को ट्रांसमिट होने की परमिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहां पे कई सारी चीजें आ गई। और जब हम इन मेम्ब्रेन्स के बारे में डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास एक नया टर्म आता है। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर हम देखते हैं तो इस ट्रांसपोर्ट के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। क्या की जाएगी? फैसिलिटी। और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? यही मेम्ब्रेन्स ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट्स वाई हम उस टाइप के ट्रांसपोर्ट को क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए डिफ्यूजन आपको समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ गया। परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन आपको समझ में आ गई। बच्चों, सुबेराइज्ड मेम्ब्रेन पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कहां प्रेजेंट होता है? तो आपको पता है कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ या इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। और वो क्या होता है? तो वो होता है एंडोडर्मिस। क्या होता है? एंडोडर्मिस। मैं इधर निकाल के लिख दे रहा हूं, क्या होता है? एंडोडर्मिस।
एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस की लेयर में क्या होता है, सुबेराइज्ड लेयर होती है जिसका नाम होता है क्या, नाम होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्लियर। और 16 और 19 दो बार ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली नीट में पूछा गया है, ठीक ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और उसी में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी मेरे ख्याल से ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार पढ़िए, वीडियो पॉज करिए, नोट्स बनाइए और जो भी चीज़ें एनसीईआरटी में दी हैं उससे कंपेराइज करके इसको पढ़िए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।